जैसा कि किसी व्यवसाय में कोई एक साझेदार काफी समय देता है, उसी तरीके से जो उसकी ख्याति होती है, गुडविल होती है, वो इतने समय देने के बाद अगर वो जनरेट करता है, व्यापार बिजनेस जनरेट करता है, तो उस जो पार्टनर है, जो जा रहा है, साझेदार जा रहा है, या तो रिटायर हो रहा है या तो डेथ हो रही है, उसका भी हक बनता है उस ख्याति पे, उस गुडविल पे। साथ ही साथ जो भी हमारी परिसंपत्तियां हैं, उनमें उसका हक बनता है। तो वही हक के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो ख्याति का बंटवारा होता है उसको किस तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है तब करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम पे हम जो भी हमारे परिसंपत्तियां और दायित्व होते हैं उनका पूर्ण मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन जो अकाउंट बनाते हैं वो। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर 3 था, उसमें जो हमारा टॉपिक है गुडविल और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले हमने देखा कि क्या हमें लाभ अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात जो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, अभिलाभ अनुपात, जिसमें हमने गेनिंग रेशियो भी देखा कि किस तरीके से कोई एक पार्टनर के जाने से कोई जो बाकी पार्टनर है वो गेन करते हैं, किस तरीके से कोई एक फर्म किसी के जाने से भी कंटिन्यू करती रहती है यदि बाकी के जो साझेदार हैं वो व्यवसाय में जुड़े रहते हैं। मगर आज हम देखेंगे कि ख्याति का किस तरीके से हम ट्रीटमेंट, गुडविल का किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे जो पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या पार्टनर का सेवानिवृत्ति हो जाती है उसका हिस्सा उसको बंटवारा करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेवानिवृत्त मृत्यु साझेदार ख्याति के भाग को जो कि विद्यमान साझेदार के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है पाने का अधिकारी। सिंपल है, क्योंकि सिंपल है, जब हम बात कर रहे हैं ए, बी और सी की, और ये तीनों ही मिलके अगर बी रिटायर भी हो जाए तो कहीं ना कहीं जो आज तक फर्म की जो एक साख बनी, जो गुडविल बनी, जो रेपुटेशन बनी, कहीं ना कहीं उसमें भी उस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो डेथ हो रही है उसका हिस्सा बना हुआ है। तो यदि हम इसी को देखें तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर जा रहा है उसका भी हक बनता है फर्म की ख्याति में, गुडविल में। इसलिए किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु के समय साझेदारों के मध्य ख्याति का मूल्यांकन समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, कि जो भी उनके शर्तें होंगी उस हिसाब से उनकी मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब वो जो भी मेथड से गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन करना चाहते हैं उस हिसाब से सेवानिवृत्त मृतक को उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति विद्यमान साझेदार के द्वारा, जिसके सेवानिवृत्त साझेदार के हिस्से को अधिग्रहित करने के कारण अभिलाभ हुआ हो, उसके अभिलाभ अनुपात में करेंगे। तो जो भी गेनिंग रेशियो होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ख्याति के लिए इस स्थिति में लेखा उपचार निर्भर करता है, चाहे ख्याति दर्शाई गई हो या फर्म की लेखा पुस्तकों में ख्याति पहले से नहीं दर्शाई गई। मतलब यदि ऑलरेडी ख्याति को एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो सबको बढ़ जाएगी, मगर अगर वो जो पार्टनर जा रहा है उसका कुछ पार्ट है तो वो खाली जितना उसका पार्ट होगा उतना ही किसको, जो भी पार्टनर गेन कर रहे होंगे उसको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। यदि हम देखें इसमें तो हमारा जो फॉर्मूला यदि हम देखें बनाए या तो फिर, तो अगर हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है मतलब ऑलरेडी जो ख्याति है वो फर्म में है, तो ये किस में बढ़ जाएगी, ये पुराने अनुपात में, पुराने रेशियो में सारे साझेदारों, किसको बढ़ जाएगी, सारे साझेदार, पार्टनर्स को, सारे पार्टनर। और यदि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, यदि उसका शेयर कुछ है गुडविल का, तो वो किस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे, उसकी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर। मतलब जो भी पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन अभिलाभ कर रहा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर, या अगर कोई पार्टनर त्याग कर रहा होगा, सेक्रीफाइस भी कर रहा होगा, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं जनरल एंट्रीज होती हैं जिसको हम देख रहे हैं किस टाइम पे, जब हम ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ख्याति का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारी जो एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो भी इसका पार्ट होगा गुडविल का, उतना पार्ट से हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। मगर ऑलरेडी अगर कोई गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में हमारा जो भी तुलना पत्र है बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो वो सारे ही पार्टनर्स को पुराने अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यदि हम आगे बात करें प्रच्छन्न ख्याति की, हिडन गुडविल, है ना, तो यदि फर्म सेवानिवृत्त मृत्यु साझेदार को भुगतान के रूप में एक मुश्त राशि देने का निर्णय लेती है, तो उसके देय राशि या अधिक भुगतान को उसके पूंजी खातों में संचित लाभ व हानि और परिसंपत्तियों तथा दायित्व के पूर्ण मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को ख्याति के रूप में माना जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो पार्टनर जा रहा है
उस पार्टनर का जो भी कैपिटल होगा, जैसे बाय चांस बी जा रहा है और बी का जो कैपिटल है 50,000, मगर बी का जो शेयर है वो बाय चांस 2/6 है, तो हम इसको क्या करेंगे 6/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुल पूंजी आएगी फर्म की वो 1.5 लाख रुपए आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टेड हमारा जो कैपिटल होगा तीनों पार्टनर का, उस एडजस्टेड कैपिटल को ए बी और सी का इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा वो क्या आएगा, कम आएगा थोड़ा बहुत, जैसे बाई चांस हम मान ले 1,20,000, तो ये जो 30,000 आएगा ये हमारी प्रच्छन्न ख्याति जिसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल वो आएगा। अब ये हिडन गुडविल क्या हो जाएगा, इसका जो भी जो पार्टनर है, जैसे बाई चांस 30,000 है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है 30,000, इसका अनुपात कितना है 2/6। तो यदि हम इसको बांटेंगे तो जो 10,000 है वो जो पार्टनर जा रहा होगा उसका हिस्सा होगा, जो कि ये किसको दे देगा, ये दे देगा गेनिंग पार्टनर को। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा विभाजन का अनुपात होता है जिससे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारा हिडन गुडविल आता है या प्रच्छन्न ख्याति आती है। तो कैसे करेंगे, जो भी सब बांटने के बाद जो भी बचेगा कैपिटल, उस कैपिटल से हम क्या करेंगे, उसके शेयर को, अनुपात को उल्टा रेसिप्रोकल इनटू करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा टोटल कैपिटल होगा। अब हम इससे जो भी हमारा एडजस्टेड कैपिटल ए बी सी का आएगा उससे माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न ख्याति या हिडन गुडविल हो जाएगा, जिसका ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करते हैं। यदि आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा ख्याति, जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं, जब विद्यमान नहीं होगी तो हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया था क्या होगा, नए साझेदार का चालू खाता, सेवानिवृत्त साझेदार का पूंजी खाता, है ना। तो जो भी हमारा प्रोपोर्शनेट रेशियो बनेगा उस रेशियो में हम इसको बांट दें। तो ऐसी स्थिति में ख्याति की राशि अधिलाभ अनुपात में प्रत्येक वर्तमान शेष साझेदार के खाते के नाम पक्ष और सेवानिवृत्त साझेदार के खाते के जमा पक्ष में दर्शाई जाती है। रोज नामचा प्रविष्टि क्या होंगी इसकी, नए साझेदार मतलब नए पार्टनर, या इसको हम बोलेंगे गेनिंग, है ना, जो भी गेन कर रहा है, टू जो भी हमारा रिटायरिंग, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एंट्री डिस्कस करी, गेनिंग टू रिटायरिंग। और अगर कोई त्याग करता है और भी कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी क्रेडिट हो जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज होती हैं। किस केस में, जब ख्याति विद्यमान नहीं, तो हम उतना अनुपात, जो भी इसका अनुपात होगा, जो पार्टनर जा रहा होगा उसका अनुपात निकाल के उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी पार्टनर क्या कर रहा होगा, अधिलाभ ले रहा होगा, गेन ले रहा होगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परिसंपत्तियों तथा दायित्व के पूर्ण मूल्यांकन का समायोजन, मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा उसके बारे में। मगर हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन का पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। जब हम पूर्ण मूल्यांकन खाता की बात करते हैं, है ना, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा जो फॉर्मेट होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अमाउंट, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स। तो यदि हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि यह हमारा डेबिट साइड है ना, नाम, और ये हमारा क्रेडिट साइड है जमा। अब जो पूर्ण मूल्यांकन खाता होता है इसमें करते क्या है, हम जो भी हमारे दायित्व और जो भी हमारी परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, उनकी जो भी वैल्यू में चेंजेस आते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्रेडिट साइड में जो भी हमें फायदा होता है हम उसको नोट करते हैं, और डेबिट साइड में जो भी हमें नुकसान होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि हम बात करें परिसंपत्तियों को बढ़ने का, मतलब मैं इसको लिखता हूँ टू इंक्रीज इन एसेट, मतलब हमारे यदि एसेट बढ़ जाए, परिसंपत्तियां बढ़ जाए, तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से यदि हमारे दायित्व, लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो हमारे किस साइड आ जाएंगी, वो आ जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड में। इसी की तरह कई ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जिनको हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, दर्ज नहीं करी, तो वैसी, तो इसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। इसी तरीके से जब चीजें फायदे में थी तो हम किस साइड लिख रहे थे, क्रेडिट साइड में। अब यदि चीजें नुकसान में होंगी तो हम उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट। तो नुकसान कब होगा, जब हमारे एसेट, जो परिसंपत्तियां हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम किस साइड लिख देंगे, डेबिट साइड में। इसी के साथ यदि हमारी जो दायित्व है, लाइबिलिटीज है, वो बढ़ जाए, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इसके बाद यदि किसी तरीके की ऐसी दायित्व जो कि हमने बुक में नहीं मेंशन करी, रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो भी हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का जोड़ करेंगे, और जो भी जोड़ करने के बाद यदि क्रेडिट ज्यादा आएगा, है ना, यदि क्रेडिट ज्यादा आता है डेबिट से, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट,
तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, फायदा होगा, लाभ होगा। और यदि डेबिट ज्यादा आता है क्रेडिट से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान। तो ये जो भी हमारा पुराना अनुपात होगा उसको पुराने पार्टनर में, भले वो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, डेथ हो रहा होगा, उसको भी इसका जो भी लाभ या हानि होगी उसका विभाजन करेंगे। अब हम थ्योरी देखते हैं इसकी, क्या बोल रहा है कि सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर कुछ परिसंपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार कुछ दायित्व के मूल्य तथा फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में अंतर आता है। जैसे कई चीजें ऐसी होती है जिसको हमने पहले से रिकॉर्ड करके, मगर आज प्रेजेंट में उसकी वैल्यू या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा तब हम उसकी उस वैल्यू को मेजर करेंगे। तथा फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में अंतर होता है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसी गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां भी होती है जिसको अभी हमने देखा, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जिनको पुस्तकों में लाए जाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि साझेदार के प्रवेश में स्थिति में पढ़ा गया है, पूर्ण मूल्यांकन खाते को परिसंपत्ति और दायित्व के पूर्ण मूल्यांकन करने तथा गैर अभिलेखित मदों को फर्म की पुस्तकों में लाकर अभिलाभ हानि की गणना है ना करने के लिए तैयार किया जाता है। और इसे सभी साझेदारों, जिसमें सेवानिवृत्त मृत साझेदारों को उनके पुराने लाभ विभाजन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ओल्ड रेशियो में सारे ही पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, हस्तांतरित, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए है ना, जो भी हमने निम्नलिखित प्रविष्टियां अब हम देखेंगे, जनरल एंट्री। तो ये हमें शायद अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से हम इसका अकाउंट बनाते हैं, कि जो भी चीजें बढ़ती हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो भी घटती हैं उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पूर्ण मूल्यांकन खाता है, उसके अंदर हम अब हम इसकी कुछ जनरल एंट्री प्रविष्टियां देख लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि पर क्या हमें एंट्री करनी है, तो अभी हमने देखा यदि वृद्धि होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो जब प्रविष्टि करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परिसंपत्ति खाता व्यक्तिगत मतलब पार्टनर्स का, तो टू पूर्ण मूल्यांकन, जो भी पूर्ण मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट, है ना, जमा और नाम। इस तरीके से यदि यहाँ पे बात करें कमी होने पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और संपत्ति खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमारी संपत्ति कम हो रही है। तो यदि हम बेसिक रूल की भी बात करें और अगर हमारे परिसंपत्तियां बढ़ती हैं तो हम हमेशा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर घटती है तो हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से यदि हम दायित्व की बात करें तो दायित्व यदि वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो दायित्व क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि दायित्व में कमी आएगी तो हम क्या करते हैं, दायित्व को डेबिट करते हैं, नाम। तो ये दायित्व अकाउंट क्या हो गया, खाता क्या हो गया, डेबिट हो गया, और जो पूर्ण मूल्यांकन खाता था वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों की, कि कोई एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है, मतलब जिसको हमने बिजनेस में, फर्म में, बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो यदि रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो जो परिसंपत्तियां होंगी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ेगी तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पूर्ण मूल्यांकन खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो कि गैर अभिलेखित होते हैं, अनरिकॉर्डेड होते हैं। यदि वो हमें जानकारी में आते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने जो दायित्व होंगे उनको बढ़ा देंगे, और लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जो पूर्ण मूल्यांकन खाता होता है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो भी लाभ या हानि होगी हम उसको क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी साझेदार होंगे, उनको उनके पुराने जो अनुपात होगा उसमें बांट देंगे। तो जब हम बांटते हैं इसको, है ना, तो पूर्ण मूल्यांकन खाता सभी साझेदार के पूंजी खाते व्यक्तिगत से, है ना, कब होगा, जब लाभ होगा हमें हस्तांतरित करने पर पुराने अनुपात में। और यदि हमें क्या होगा, हानि होगी, तो साझेदार का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नुकसान, है ना, क्योंकि डेबिट हो जाएगा, और पूर्ण मूल्यांकन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि ख्याति को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, कि यदि कोई पार्टनर जा रहा होता है तो जो भी उसकी ख्याति होती है उसका पार्ट, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसमें हम एंट्री पास करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे गेनिंग पार्टनर टू क्या हो गए, रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो भी अभिलाभ कर रहा है पार्टनर वो टू, जो भी पार्टनर सेवानिवृत्त हो रहा है उसका हम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमने पूर्ण मूल्यांकन खाते के बारे में जाना, जो कि हमने एडमिशन के टाइम पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, जहाँ पे हम जो हमारी परिसंपत्ति और दायित्व होते हैं उनके बढ़ने या घटने पे जो भी फायदा या नुकसान होता है वो पुराने पार्टनर्स को और पुराने अनुपात में, भले वो पार्टनर जा रहा होगा, रिटायर हो रहा होगा, डेथ हो रही होगी, उसको बांट देंगे। खाली हमने देखा था जब कोई पार्टनर का आगमन होगा, एडमिशन होगा, तब हम नहीं लेते, क्योंकि अभी तक जो पुराने पार्टनर चला के आ रहे थे
वही क्या करेंगे, परिसंपत्तियों और दायित्व से जो भी फायदा नुकसान होगा उसको बांटेंगे। मगर यहाँ पार्टनर जा तो रहा है, मगर इससे पहले पार्टनर कहाँ था, फर्म में ही था। तो कहीं ना कहीं जो भी लाभ या हानि होती है वो भी उसको विभाजित होगी, कहीं ना कहीं जो भी हानि लाभ होगा वो भी इसको विभाजित होगा। और किस अनुपात में होगा, पुराने अनुपात में होगा। इसके अलावा हमने थोड़ी और चीज समझी कि यदि कोई परिसंपत्तियां बढ़ती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, घटती हैं तो क्रेडिट हो जाएगी। यदि दायित्व बढ़ते हैं तो क्रेडिट होगा और दायित्व घटते हैं तो डेबिट होगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों जरूरी है किसी व्यवसाय में जिस तरीके से पारदर्शिता रखना, चाहे वो पार्टनर का आगमन हो रहा हो, चाहे वो पार्टनर का जाना हो, चाहे वो सेवानिवृत्ति हो रही हो, चाहे वो मृत्यु हो रही है, ताकि जो व्यवसाय का एक साख है, जो गुडविल है, जो ख्याति की बात कर रहे हैं, वो ख्याति हमेशा बनी रहे। तो जैसा कि किसी व्यवसाय में एक पारदर्शिता रखना जरूरी है, वैसे ही ताकि ताकि जो व्यवसाय है उसकी साख जो है वो एक बिजनेस की जो साख है, गुडविल है, वो हमेशा जो सोसाइटी है उसमें बनी रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।